दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी यानी हम इंसानों की बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो सकता है? या फिर क्या आपको पता है कि हर सुबह कुछ देर के लिए हमारी हाइट थोड़ी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? या फिर क्या आप जानते हो ये जो हम फिंगर क्रैक करते हैं, हम अपनी उँगलियों को चटकाते हैं, तो ये आवाज़ कहाँ से आता है? ये कैसे जनरेट हो सकता है? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब के लिए और ऐसे ही और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हे गाइस, वेलकम टू इफेक्ट्स। दोस्तों, आज मैं आपसे मानव शरीर यानी हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अनोखी बातें बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप हैरान होने पे मजबूर हो जाओगे। और कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे जो आपके सामने आपके साथ हमेशा से होते हुए भी आपने शायद कभी नोटिस नहीं किया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है यानी हमारे ब्रेन के बारे में। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन को इस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म माना जाता है क्योंकि इसकी जो काम करने का तरीका है, इसकी जो बनावट है, इसे पूरी तरीके से समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि आज हम मॉडर्न साइंस के बदौलत बहुत सी चीज़ें जानने में कामयाब हो चुके हैं और ऐसी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे बॉडी का जो सबसे पावरफुल ऑर्गन होता है वो होता है हमारा दिमाग। और आपने शायद यहीं पे एक कहावत तो सुना ही होगा कि एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वही अगर कोई इंसान अपने ब्रेन को 100% तक इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है तो वो एक सुपर ह्यूमन बन जाएगा, जिसके पास तरह तरह की सुपर नेचुरल पावर्स भी आ जाएंगी। और वो अपने आप में इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो खुद अकेले ही अपने दम पे पूरी दुनिया को जीतने की काबिलियत को हासिल कर लेगा। लेकिन हकीकत की बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों। दरअसल हमारे बॉडी में हर वक्त हर पल बहुत सारे फंक्शंस चलते रहते हैं और उन सारे फंक्शंस को सही तरीके से रन करने के लिए हमें हमारे पूरे ब्रेन की ज़रूरत होती है। बस 10% से कोई काम नहीं बन पाएगा। वैसे देखा जाए तो हमारा जो ब्रेन होता है वो लेफ्ट और राइट दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। और हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है वो हमारे बॉडी के राइट वाले हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है, और हमारे ब्रेन का जो राइट वाला हिस्सा होता है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट वाले हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। और इनके अलावा भी हमारे ब्रेन के अंदर और भी बहुत अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस मौजूद होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग टास्क को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि कोई हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, कोई हमारे बॉडी के हार्मोनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, कोई हमारे मेमोरीज को प्रोसेस कर रहा होता है, वही कोई हमारे सेंसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि बैकग्राउंड में हमारे बॉडी के अंदर नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। और इनमें से किसी भी सेक्शन में अगर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आती है, कोई गड़बड़ होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो डेली लाइफ में हमें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी वजह से हमें हमारे पूरे ब्रेन की ज़रूरत होती है। सिर्फ 10% से हम सही तरीके से सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, यहीं पे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि अगर हम चाहें तो सही ट्रेनिंग और सही प्रैक्टिस के ज़रिए हम अपने ब्रेन की पावर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हो कि ये जो हमारा दिमाग होता है, हमारा ब्रेन होता है, ये पेन को प्रोसेस तो कर सकता है लेकिन खुद पेन को फील नहीं कर सकता। मतलब कि हमारे बॉडी पे कहीं पे भी कोई चोट लगता है तो उस पेन को तो हम फील कर पाएंगे, लेकिन अगर हमारे सर के अंदर हमारे ब्रेन में डायरेक्ट कोई चोट लगता है तो उस पेन को हम कभी फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेन को फील करने के लिए जो सेंसर्स होते हैं, जिन्हें कि पेन रिसेप्टर्स कहा जाता है, वो हमारे बॉडी के हर हिस्से में मौजूद होता है। और हमारे बॉडी पे अगर कहीं कोई चोट लगता है तो वहाँ का जो पेन रिसेप्टर्स होता है वहाँ से हमारे ब्रेन में एक सिग्नल भेजता है कि इस जगह पे चोट लगी है, और हमारा ब्रेन उसी सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद हमें पेन की फीलिंग को प्रोवाइड करता है। लेकिन मज़े की बात यह है दोस्तों कि हमारे ब्रेन के पास खुद कोई पेन रिसेप्टर्स नहीं होता, और इसी वजह से अगर हमारे ब्रेन में कोई चोट भी लगता है तो वहाँ बिना पेन रिसेप्टर्स के कोई सिग्नल ही जनरेट नहीं हो पाएगा, और हमारा ब्रेन उस पेन को फील भी नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से कई बार ब्रेन सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स अपने पेशेंट को बेहोश किए बिना ही डायरेक्ट उनके ब्रेन में सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं, और इससे उस पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत या कोई डिस्कम्फर्ट फील भी नहीं होता। लेकिन हाँ, यहीं पे एक सवाल ये आता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें जो ये सरदर्द फील होता है, ये जो हेडेक फील होता है, ये कहाँ से आता है, ये कैसे जनरेट होता है? तो दरअसल जब हमें सरदर्द होता है तो हमें लगता तो है कि ये हमारे ब्रेन से ही शुरू हो रहा है, हमारे ब्रेन में ही हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे ब्रेन में नहीं होता। ये हमारे ब्रेन के आसपास में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उनमें अगर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आती है तो वो एक सेंसेशन को क्रिएट करता है, और ये जो सेंसेशन क्रिएट होता है, ये सेंसेशन ही हमें एज ए सरदर्द फील होने लगता है, यानी इस सेंसेशन को ही हम सरदर्द कहते हैं।
क्या आप जानते हो कि ये जो हमारा ब्रेन होता है इसका 20% हिस्सा फैट से बना हुआ होता है, लेकिन बाकी का जो 80% हिस्सा होता है वो सिर्फ पानी से बना हुआ होता है। मतलब कि ये जो हमारा ब्रेन होता है इसका 80% सिर्फ पानी ही होता है। और एक एवरेज एडल्ट इंसान की ब्रेन का वजन तकरीबन 1.5 केजी के आसपास होता है, जो कि उसके टोटल बॉडी वेट का सिर्फ 2% होता है। और सिर्फ 2% होने के बावजूद हमारे बॉडी में यूज़ होने वाले टोटल ऑक्सीजन का 25% और हमारे बॉडी में यूज़ होने वाले टोटल एनर्जी का 20% एनर्जी हमारा ब्रेन अकेले ही कंज्यूम कर लेता है। और इतनी सारी ऑक्सीजन और एनर्जी के सप्लाई के लिए हर मिनट हमारे ब्रेन में करीबन 750 ml से लेकर 1 लीटर तक का ब्लड फ्लो होता रहता है। मतलब हर एक मिनट में हमारे ब्रेन को करीबन 1 लीटर जितनी ब्लड की ज़रूरत होती है। दोस्तों, कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, उसकी प्रोटेक्शन सिस्टम भी उतनी ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए, है ना? और हमारे बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। तो इसी वजह से हमारे ब्रेन के लिए भी हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद होता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे ब्रेन को अंदर से और बाहर से प्रोटेक्टेड रखता है। जैसे कि कोई भी बाहर का रिस्क से बचने के लिए हमारा ब्रेन हमारे स्कल के अंदर सुरक्षित होता है, प्रोटेक्टेड होता है। और क्योंकि सिर्फ पानी और फैट से बना हुआ है, इसी वजह से हमारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही नाजुक होता है, जिससे कि किसी भी छोटे मोटे धक्के या छोटे मोटे झटके से भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो सकता है। यहाँ तक कि हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा नाजुक है कि वो खुद अपने वजन को भी कैरी नहीं कर सकता। यानी हमारे ब्रेन का जो खुद का वजन है, हमारा ब्रेन अपने खुद के वजन को ही संभाल नहीं सकता। वो खुद अपने वजन से ही क्रश हो सकता है, पिचक सकता है, जिससे कि हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारा ब्रेन हर रोज़ करीबन आधा कप जितना एक फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, जिसे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और इसी फ्लूइड के अंदर हमारा ब्रेन एक फ्लोटिंग पोजीशन में मेंटेन होता है। और फ्लोटिंग पोजीशन में होने की वजह से हमारे ब्रेन का जो खुद के वजन से क्रश होने की पॉसिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फ्लोटिंग पोजीशन में होने की वजह से हमारे ब्रेन का जो वजन होता है वो हमारे ब्रेन के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाता। और ये फ्लूइड हमारे ब्रेन को चारों तरफ से एक कुशनिंग भी देता है, जिसकी वजह से बाहर का किसी भी छोटे मोटे झटके से हमारा ब्रेन एकदम सेफ रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हमारे ब्रेन के अंदर अरबों खरबों न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ये इतना ज़्यादा छोटे होते हैं कि एक रेत के दाने जितने साइज़ के ब्रेन टिश्यू में तकरीबन 1 लाख न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। और हर एक न्यूरॉन दूसरे बहुत से न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है। और इसी तरीके से हमारे पूरे बॉडी में ही न्यूरॉन्स का एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ होता है, जिसे कि नर्वस सिस्टम कहते हैं। और हमारा ब्रेन कोई भी काम करता है या फिर कुछ भी सोचता है तो उसके लिए एक सिग्नल को जनरेट करता है। और इसी नर्वस सिस्टम के ज़रिए ही हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से में सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। और ये जो सिग्नल्स होते हैं ये एक्चुअली हमारे न्यूरॉन्स की जनरेट की हुई इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती हैं, जिसे कि नर्व इम्पल्सेस भी कहते हैं। और एक न्यूरॉन 1 सेकंड में तकरीबन 1000 नर्व इम्पल्सेस को जनरेट कर सकती है। और दोस्तों, ये जो सिग्नल्स होती हैं, ये जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ये हमारे नर्व्स के थ्रू करीबन 643 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होती रहती है, ट्रैवल करती रहती हैं। मतलब हमारे ब्रेन को जो भी सिग्नल भेजना होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन भेजना होता है, वो हमारे ब्रेन से करीबन 643 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से में पहुंच जाती है। और कमाल की बात यह है कि हमारे ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स जितनी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट कर सकती हैं, उन सबको अगर एक साथ मिला लिया जाए तो वो तकरीबन 23 वाट तक की इलेक्ट्रिसिटी के बराबर होगा। मतलब कि हमारा ब्रेन इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कैपेबल है, जिससे कि हम एक एलईडी लाइट को भी जला सकते हैं। तो अब आप जान चुके होंगे कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद इंसान अपने होशो हवास में नहीं होता, और ऐसी हालत में वो अजीबोगरीब हरकतें भी करना शुरू कर देते हैं। और अगले दिन जब उसका हैंगओवर उतरता है तो उसे कुछ याद भी नहीं होता कि पिछले दिन उसने क्या क्या कांड किए हुए होते हैं। तो अब सवाल आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद अक्सर इंसान सब कुछ भूल जाता है? तो दोस्तों, दरअसल होता ये है कि हमारे नर्वस कम्युनिकेशन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसे कि हिप्पोकैम्पस कहते हैं। और कंज्यूम करने के बाद अल्कोहल हमारे इसी हिप्पोकैम्पस को बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से नई मेमोरीज सही से जनरेट नहीं हो पाती, और जो मेमोरीज जनरेट हुई भी होती है वो सही तरीके से स्टोर नहीं हो पाता। और इसी वजह से हैंगओवर उतरने के बाद उस इंसान के पास याद करने के लिए कोई मेमोरीज होता ही नहीं, और थोड़ा बहुत जो कुछ भी याद होता है वो कुछ टूटी फूटी मेमोरीज ही होती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही गजब के फैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप शॉक हो जाओगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक नहीं बल्कि दो दिमाग है, तो आप क्या कहोगे?
जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, एक नए रिसर्च से पता चला है कि जिस तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर अरबों खरबों न्यूरॉन्स ने मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को बनाया है, ठीक उसी तरीके से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क मौजूद है, जिसे कि इंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये काफी हद तक हमारे ब्रेन के जैसे ही काम करता है और हमारे ब्रेन के साथ मिलकर भी काम करता है। और जो हमारा रिफ्लेक्स सिस्टम होता है, उसे भी काफी हद तक हमारे इंटेरिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर आप कहीं पे गिरने वाले होते हो और आपके पास पकड़ने लायक कोई चीज़ है, तो आपके सोचने से पहले ही आपका हाथ उस चीज़ को पकड़ने के लिए चला जाता है। या फिर अनजाने में आपने अगर किसी बहुत ही गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रख दिया, तो आपके सोचने से पहले कि ये चीज़ गर्म है, मुझे यहाँ से अपना हाथ हटा लेना चाहिए, उसके पहले ही आपका हाथ अपने आप ही वहाँ से हट जाता है। और ये सारे रिफ्लेक्स एक्टिविटी भी हमारे इंटेरिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए ही होता है। और दोस्तों, हम जो अक्सर एक गट फीलिंग की बात करते हैं ना, कि हमें एक गट फीलिंग आ रही है, हमें एक गट फीलिंग हो रहा है, तो ये जो गट फीलिंग होता है, ये एक्चुअली हमारे इंटेरिक नर्वस सिस्टम में ही जनरेट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे बॉडी का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, यानी हमारी आंखों के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोई बेबी जब जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद करीबन 1 हफ्ते तक वो सिर्फ ब्लैक, व्हाइट और ग्रे के कुछ कलर शेड्स ही देख पाते हैं। मतलब कि उनकी जिंदगी सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जैसी होती है, क्योंकि तब तक उनके ब्रेन और रेटिना में कुछ ऐसे नर्व सेल्स होते हैं जो कि हमें हमारे विजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई होती है, जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है। और करीबन हफ्ते भर बाद वो नर्व सेल्स इतना डेवलप हो जाता है कि धीरे धीरे उनके विजन में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। वो अलग अलग कलर्स को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं और उनके विजन के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में भी रंग भरना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह की वजह से एक न्यूबॉर्न बेबी का उम्र जब तक 1 महीने ना हो जाए, तब तक उनकी आंखों में आंसू भी नहीं आते, क्योंकि जो आंसू आने वाला मैकेनिज्म होता है, वो तब भी उनके बॉडी में डेवलप हो रहा होता है। और जन्म के बाद से ही वो रोना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन करीबन महीने भर बाद से ही वो रोने के साथ साथ अपनी आंखों से आंसू भी लाने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि एक सर्टेन एज तक हमारी जो बॉडी है वो ग्रो होती रहती है, साइज़ में बड़ी होती रहती है, और हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो भी साइज़ में बड़े होते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में हमारी आंखें ही एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि कभी साइज़ में बड़ा नहीं होता। मतलब कि फ्रॉम बॉर्न टू डेथ हमारी आंखों का जो साइज होता है वो एक ही रहता है। यहीं पे आपको एक बात और बता दूं कि ये जो हमारी आंखों का शेप होता है, जो कि बाहर से कुछ ओवल शेप जैसा दिखता है, एक्चुअल में हमारी आंखों का शेप ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में हमारी आंखों का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप की होती है, मतलब कि गोल होती है, और जिसका सिर्फ 1/6% ही हमें बाहर से दिखता है और बाकी का हिस्सा हमारी आंखों के आई सॉकेट में प्रोटेक्टेड होता है। दोस्तों, वैसे तो हम अपनी आंखों से देखते हैं, मतलब कि हमारी आंखों का काम ही है देखना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, या फिर क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि ये जो हमारी आईलैशेस होती हैं, हमारी आईब्रोज होती हैं, हमारी आईलिड्स होती हैं, इनका एक्चुअल क्या काम होता है? मतलब कि ये जो हमारे फेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके एक्चुअल पर्पस क्या होता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये हमारी आंखों की प्रोटेक्शन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। ये जो आईलैशेस होती हैं, ये हवा में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उससे काफी हद तक हमारी आंखों को प्रोटेक्ट रखता है। और एक्सट्रीम लाइट कंडीशन में या फिर कुछ ऐसा कंडीशन में जहाँ बहुत तेज हवाएं चल रही हो और हवा में धूल, मिट्टी, डस्ट पार्टिकल भरे हुए हो, जो कि हमारी आंखों में भी आ सकते हैं, ऐसी हालत में हमारी आंखों की ओपनिंग को छोटे से छोटा करके, मतलब कि ना के बराबर खोलने के बाद भी हमें काफी हद तक एक सही विजुअल्स देने में हमें बहुत मदद करते हैं। और हर एक आईलैशेस की लाइफ स्पैन करीबन 150 डेज की होती है। और ये जो हमारी आईब्रोज होती हैं, ये हमारे सर से टपकने वाले पसीने को, या फिर अगर हम भीगे हुए हैं तो हमारे सर से बहने वाले पानी को डायरेक्ट हमारी आंखों में जाने के बजाय हमारे आंखों के दोनों साइड में बाईपास कर देते हैं, ताकि हमारी आंखों में या फिर हमारे विजन में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना आए और हमें देखने में कोई परेशानी ना हो। और हमारे आईलिड्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि हवा के डस्ट पार्टिकल से हमारी आंखों को प्रोटेक्ट रखता है और साथ ही साथ हमारी आंखों को ड्राई होने से भी बचाता है। और अगर कोई कचरा या फिर कोई डस्ट पार्टिकल हमारी आंखों में आ जाता है, तो उसे साफ करके हमारी आंखों के कॉर्नर के एक सेफ जगह पे उसे स्टोर कर देता है। और जब हम अपनी आंखों को पानी से धोते हैं, तो वो कचरा भी पानी के साथ निकल जाता है। और इसी तरीके से हमारी आईलिड्स हमारी आंखों को साफ सुथरा और प्रोटेक्टेड रखता है। दोस्तों, वैसे तो हम अपनी आंखों को भी कैमरा कह सकते हैं, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही तगड़ी क्वालिटी का कैमरा कह सकते हैं। और अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो हमारी आंखों को इस दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरा कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी आंखें भी ठीक उसी तरीके से काम करती है जैसे कि एक मॉडर्न कैमरा काम करता है। तो पहले समझते हैं कि एक मॉडर्न कैमरा कैसे काम करता है। तो दोस्तों, लाइट किसी भी चीज़ या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कैमरे के लेंस के जरिए उसके सेंसर के ऊपर फोकस होता है,
और सेंसर उसी लाइट इन्फॉर्मेशन को एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसे अपने प्रोसेसर तक भेज देता है। फिर प्रोसेसर उसी सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद हमें एज ए वीडियो और एज ए पिक्चर प्रोवाइड करता है। और हमारी आंखें भी ठीक इसी तरीके से काम करती है। मतलब कि किसी भी चीज़ या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से रोशनी रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों के लेंस के जरिए फोकस होकर हमारी रेटिना में आता है और हमारी रेटिना उसी लाइट इन्फॉर्मेशन को एक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारी ब्रेन में भेज देता है और फिर ब्रेन उसी सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद हमें विजुअल्स प्रोवाइड करता है, जिसके बाद ही हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी मॉडर्न कैमरे के सेंसर जिस तरीके से सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू ये 3 तरह के कलर्स को सेंस कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारे रेटिना में जो कलर सेंसर्स होते हैं जिसे कि कोन्स कहा जाता है, वो भी सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू ये 3 तरह के कलर्स को ही सेंस कर सकते हैं। और इन्हीं 3 तरह के सेंसर्स की जनरेट की हुई इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन में प्रोसेस करने के बाद ही हम और भी जो लाखों करोड़ों कलर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और यहीं पे अगर एक मॉडर्न कैमरे के साथ हमारी आंखों की कंपैरिजन की जाए तो हमारी आंखें करीबन 576 यानी 576 मेगापिक्सल कैमरे की जितनी पावरफुल होगी। दोस्तों, आपने आइरिस स्कैनर के बारे में तो सुना ही होगा। जिस तरीके से फिंगरप्रिंट स्कैनर हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है, ठीक उसी तरीके से आइरिस स्कैनर भी हमारी आंखों के आइरिस को स्कैन करता है। और एज ए बायोमेट्रिक्स आइरिस को हमारे फिंगरप्रिंट से भी 6 गुना ज्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि जहां हमारे फिंगरप्रिंट के अंदर 40 तरह के अलग अलग और यूनिक पैटर्न्स मौजूद होते हैं, उसी तरीके से हमारे आइरिस के अंदर 260 तरह के यानी 260 अलग अलग और यूनिक पैटर्न्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आइरिस हमारे फिंगरप्रिंट से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बायोमेट्रिक्स बन जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात बताने वाला हूँ। इसे आप एक फैक्ट कह लीजिए या फिर एक ट्रिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इसे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। तो बात ऐसी है कि आप यूं ही बेवजह किसी से उसकी आंखों में आंखें डाल के 7 सेकंड से ज़्यादा नहीं देख सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं अभी कर लूँगा, इससे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, ट्रिकी बात यही है कि अगर आप बिना वजह किसी की आंखों में आंखें डाल के लगातार देखते रहते हो तो कुछ देर बाद आप दोनों को ये ऑकवर्ड फील होने लगेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि सामने वाला इंसान आपसे ये पूछ बैठेगा कि अरे ऐसे क्या देख रहे हो, क्या बात है। दोस्तों, हमें ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे बॉडी के हर हिस्से को, हर बॉडी पार्ट को हर पल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ब्लड वेसल्स के ज़रिए हमारे बॉडी के हर हिस्से में ऑक्सीजन को हर पल सप्लाई करता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि कॉर्निया हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जहां ब्लड के जरिए ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारे कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल्स ही नहीं होते। दरअसल अगर हमारी आंखों की कॉर्निया में ब्लड वेसल्स होते तो वो एक ऑब्स्टिकल की तरह हमेशा ही हमारी आंखों के सामने ही रहते, जिसकी वजह से हमारी आंखों की जो विजुअल क्लियरिटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती और हम सही से नहीं देख पाते। और क्योंकि ब्लड वेसल्स ही नहीं होते, इसी वजह से ब्लड हमारी आंखों की कॉर्निया में ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कॉर्निया हवा से ही अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ये जो शार्क्स होते हैं जो कि समंदर में पाए जाते हैं, इनकी आंखों की कॉर्निया और ह्यूमन की आंखों की कॉर्निया ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। ये इतना ज़्यादा सिमिलर होते हैं कि कई बार ह्यूमन आई सर्जरी के दौरान शार्क्स के कॉर्निया को भी यूज़ में लिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जन्म से पहले या फिर जन्म के तुरंत बाद कभी कभी किसी बच्चे के जेनेटिक्स में कुछ ऐसा म्यूटेशन हो जाता है, कुछ ऐसा बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखों का कलर बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, जिसे कि हेट्रोक्रोमिया कहा जाता है। और ये एक बहुत ही रेयर आई कंडीशन होता है, जिसे कि सिर्फ इंसानों में ही नहीं, एनिमल्स में भी देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जानते हैं हमारी नोज़ के बारे में। दोस्तों, आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब कभी भी हमें सर्दी या ज़ुकाम हो जाता है तो अक्सर हमारी जो नाक होता है वो बंद हो जाता है और हमें मजबूरन अपने मुंह से सांस लेना पड़ता है। और ऐसी हालत में एक दिक्कत ये आती है कि हमारा गला और मुंह जो होता है वो बिल्कुल सूख जाता है, जिससे कि हमें काफ़ी अनईजी फील होने लगता है, काफ़ी डिस्कम्फर्ट सा लगता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारा गला क्यों सूख जाता है? तो दोस्तों, ये जो हमारे थ्रोट और लंग्स होते हैं ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो कि ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म या फिर ज़्यादा ड्राई एयर को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाती, जिससे इन्हें काम करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और हम जो हवा इनहेल करते हैं वो हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है और इसीलिए जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो ये ड्राई एयर हमारे गले को भी ड्राई कर देता है।
लेकिन वही जब हम नाक से सांस लेते हैं तो इनहेल करने वाली हवा को हमारी नाक हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर देता है। जैसे कि हम जब सांस लेते हैं तो हवा जब हमारे नाक के एयर पाथ के थ्रू पास होता है तो हमारी नाक उस हवा को काफ़ी हद तक फिल्टर कर देता है, जिससे कि हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं कर पाते। और उसके साथ साथ ही उसी हवा को हमारा नाक काफ़ी हद तक ह्यूमिडिफाइड और मॉइस्चराइज भी कर देता है, जिससे कि हमारे थ्रोट और लंग्स को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों वैसे तो जनरली हमारी जो दोनों आंखें होती है वो बिल्कुल इक्वली काम करते हैं, हमारे जो दोनों कान होते हैं वो भी बिल्कुल इक्वली काम करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे जो दोनों नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो कभी भी इक्वली काम नहीं करते। मतलब कि इस चीज़ को आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी नाक से ही 2-3 बार लगातार बहुत ही गहरी सांस लेते और छोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो एक नॉस्ट्रिल है वो तो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, मतलब कि उसमें से हवा बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लो हो रहा है। लेकिन वही आपका जो दूसरा नॉस्ट्रिल है वो आपको थोड़ा ब्लॉक टाइप का फील होने लगेगा, मतलब कि उसमें से हवा सही तरीके से पास नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी सांस लेने से ब्रेक नहीं ले सकते, हमें नॉन स्टॉप सांस लेना पड़ता है। और जैसा कि हमने पहले जाना कि हम जो हवा इनहेल करते हैं वो हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है, और कंटिन्यू ड्राई हवा हमारे नाक के थ्रू पास होते रहने से हमारे नाक के अंदर जो सिस्टम होता है वो हद से ज़्यादा ड्राई होने के चांसेस होते हैं, जिससे कि वो डैमेज भी हो सकते हैं। और इसी वजह से हमारा नाक क्या करता है कि हमारे जो दोनों नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनमें से एक तो बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपरली काम कर रहा होता है, लेकिन जो दूसरा नॉस्ट्रिल होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो काम कर रहा होता है, मतलब कि वो एक रेस्ट मोड में होता है। और कुछ देर बाद यही प्रोसेस उल्टा हो जाता है, मतलब कि हमारा जो पहला वाला नॉस्ट्रिल होता है अब वो रेस्ट मोड में चला जाता है और दूसरा नॉस्ट्रिल अपने ऊपर बाकी का लोड ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा नाक एक ही टाइम पे रेस्ट भी कर रहा होता है और काम भी कर रहा होता है। और इसी तरीके से नॉन स्टॉप लगातार काम करते रहने के बाद भी जनरली हमारे नाक में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होता। और सांस लेने के अलावा भी हमारे नाक का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जो कि स्मेल को सेंस करना, उसमें भी ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जनरली ज़्यादातर जो स्मेल्स होते हैं उसे हमारी नाक नॉर्मल ब्रीदिंग स्पीड में ही सेंस कर लेता है। लेकिन ऐसे भी कुछ अलग तरीके के स्मेल्स होते हैं जिसे डिटेक्ट करने के लिए हमारी नाक को थोड़ी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। और क्योंकि हमारा जो नॉस्ट्रिल रेस्ट मोड में होता है उसमें से हवा बहुत ही स्लोली फ्लो होता रहता है, बहुत ही स्लोली पास होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी नाक को इनफ टाइम मिल जाता है कि वो उस अलग तरीके के स्मेल को बहुत ही अच्छी तरीके से सेंस कर पाए। और इसी वजह से हम हर अलग अलग तरीके के स्मेल को बहुत ही अच्छी तरीके से सेंस कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सेंस ऑफ स्मेल होता है ये हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि ऐसे बहुत से खतरे होते हैं जिन्हें हम देख के या सुन के उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी स्मेल से हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके आसपास किसी भी चीज़ पे आग लग गई हो या फिर कोई चीज़ जल रही हो और आपका ध्यान उसकी तरफ ना हो, तो आप उसके जलने वाले स्मेल से या फिर उससे उठने वाले धुएं के स्मेल से आप पता कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई चीज़ जल रही है और आप उस चीज़ के बारे में अवेयर हो सकते हैं। या फिर अगर हवा में किसी भी तरीके का कोई टॉक्सिक पॉइजन मिक्स हो गया हो या फिर हवा में किसी भी तरीके का कोई हार्मफुल गैस फैल चुका हो, तो आप तो उसे ना ही देख के समझ सकते हैं और ना ही आप उसे सुन के समझ सकते हैं, लेकिन उस गैस के स्मेल से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस हवा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और किसी खराब हो चुके खाने को भी आप बिना खाए ही बस उसके स्मेल से ही ये पता कर सकते हो कि ये खाना खराब हो चुका है, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता था, आप बीमार भी पड़ सकते थे। और यहीं पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी जान लो कि ये जो हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं ये नीचे की तरफ इसी वजह से होते हैं ताकि कोई भी खाना खाने से पहले उसका स्मेल हमारी नाक में जाए और हम ये पता कर पाए कि ये खाना सही है कि गलत है, मतलब कि ये खाना खाने के लायक है या नहीं। दोस्तों क्या आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता है कि ये जो स्मेल होता है ये हमारे खाने के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और भी ज़्यादा इन्हेंस करके देता है। मतलब कि अगर आप कोई भी खाना बिल्कुल भी स्मेल किए बिना खाते हो तो आपको वो खाने का टेस्ट जैसा फील होगा, उसी खाने को आप दूसरी बार अगर बहुत ही अच्छी तरह से स्मेल करके खाओगे तो पहले के मुकाबले आपको दूसरी बार वो खाना और भी ज़्यादा टेस्टी और भी ज़्यादा बेहतर लगेगा, जिसे खाने में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये जो हमारे सेंस ऑफ स्मेल होता है ये हमारे सेंस ऑफ टेस्ट से भी 10,000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 10,000 गुना ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए दोस्तों अब कुछ बात करते हैं हमारे कान के बारे में। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप कुछ देर के लिए देखना बंद कर सकते हो, कुछ देर के लिए बोलना बंद कर सकते हो, यहाँ तक कि कुछ देर के लिए अपना सांस लेना भी बंद कर सकते हो, लेकिन आप कभी सुनना बंद नहीं कर सकते।
मतलब कि जिस तरीके से हमारा दिल ज़िंदगी भर धड़कता रहता है, ज़िंदगी भर काम करता रहता है, उसी तरीके से हमारा कान भी ज़िंदगी भर काम करता रहता है, जो कभी नहीं रुकता। मगर हाँ, अगर किसी के कानों में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जिससे कि उसे सुनने में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर उसे सुनाई ही नहीं देता, तो वो बात अलग है। लेकिन एक हेल्दी कान कभी सुनना बंद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब हम सो भी रहे होते हैं, तब भी हमारा कान काम करता रहता है, सुनता रहता है। लेकिन क्योंकि हम सो रहे होते हैं, इसी वजह से हमारा ब्रेन हमारे कान से आने वाले हर सिग्नल को इग्नोर कर देता है, उसे प्रोसेस नहीं करता और इसी वजह से हमें तब कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन वही अगर एनवायरमेंटल साउंड में अगर अचानक से कोई बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ जाता है, यानी कोई बहुत ही ज़्यादा बहुत ही लाउड साउंड आ जाता है, तो हमारा ब्रेन सिक्योरिटी पर्पस के लिए उस साउंड को प्रोसेस कर लेता है और हम तब वो आवाज़ सुन पाते हैं और जिसे सुनने के बाद हम जाग भी जाते हैं। दोस्तों, अपने जायरोस्कोप सेंसर के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि हमारे मोबाइल में गेम्स खेलते हुए या फिर जब हम नेविगेशन को यूज़ करते हैं तब, या फिर ऐसे और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनमें कि जायरोस्कोपिक सिस्टम को यूज़ में लिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में, हमारे कान के अंदर भी ठीक इसी तरीके का एक जायरोस्कोपिक सिस्टम मौजूद है, जिसे कि वेस्टिबुलर सिस्टम कहा जाता है। और ये वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे बॉडी के पोजीशन, रोटेशन और मूवमेंट को सेंस करता है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को बैलेंस रख पाते हैं। मतलब कि अगर हम आंखें भी बंद कर लें तो हम समझ सकते हैं कि हम सीधा खड़े हैं कि बैठे हैं या फिर उल्टा लटके हुए हैं। लेकिन अगर ये वेस्टिबुलर सिस्टम ना हो तो हम ये कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। और अगर इसी वेस्टिबुलर सिस्टम में अगर किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ होती है, कोई दिक्कत आता है, तो हम भागना चलना तो दूर की बात है, हम सीधा खड़े भी नहीं हो सकते। दोस्तों, हमारे कान के मिडिल ईयर वाले सेक्शन में एक बोन स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे कि ऑसिकल्स कहते हैं, और ये ऑसिकल्स एक्सटर्नल एनवायरमेंटल साउंड वेव्स को हमारे इनर ईयर वाले सेक्शन में ट्रांसमिट करता है। और ये जो ऑसिकल्स बोन स्ट्रक्चर होता है, ये स्टेपिस, मेलियस और इनकस, ये 3 तरह के बोन्स को मिला के बना हुआ है। और आपने शायद सुना ही होगा कि ये जो स्टेपिस होता है, ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है, और इनकस और मेलियस जो होता है, ये हमारे बॉडी का दूसरा सबसे छोटा बोन होता है। लेकिन यहीं पे मेन मुद्दे की बात यह है कि आपने सिर्फ शायद सुना ही होगा कि हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन ये स्टेपिस ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये एक्चुअल में कितना छोटा होता है? मतलब कि रियल लाइफ में इसकी साइज़ एक्चुअल में कितनी छोटी होती है? तो साइज़ कंपैरिजन के लिए आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो ऑसिकल्स बोन स्ट्रक्चर है, ये हमारे हाथों के एक उंगली में भी कितनी आसानी से फिट हो सकता है। यहाँ तक कि आप ये भी देख सकते हो कि इस कॉइन के मुकाबले ये ऑसिकल्स बोन स्ट्रक्चर कितना छोटा, कितना स्मॉल होता है। तो अब आपने जान लिया होगा कि हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा वाला बोन होता है, जो सबसे छोटा हड्डी होता है, वो रियल लाइफ में एक्चुअल में कितना छोटा हो सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे हमारे बॉडी के एक बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि वैसे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन वो जितना ज़्यादा कॉमन है उतना ही ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग भी है। तो दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रोसेस ऑफ टॉकिंग के बारे में, मतलब कि हम जो बात करते हैं उस प्रोसेस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इंसान हैं, हम बात कर सकते हैं, ये तो नेचुरल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी बात है। सर, आप खुद सोच के देखिए कि कहाँ हमारे गले के अंदर एक छोटा सा वोकल कॉर्ड होता है, जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी में सिर्फ आवाज़ को निकाल सकता है, और हमारे होंठ और ज़ुबान जो होते हैं वो उसी आवाज़ को, उसी साउंड को बहुत ही प्रिसाइसली अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर्स देते हैं, जिनसे कि हम किसी भी आवाज़ को जनरेट कर सकते हैं, किसी भी आवाज़ को बना सकते हैं, या फिर हम अपने लैंग्वेज में किसी के साथ बात भी कर सकते हैं। और इस प्रोसेस की सबसे यूनिक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ हम इंसान ही हैं जो इन तीनों चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं। मतलब कि इस पूरी दुनिया में बहुत से एनिमल्स के पास ये तीनों चीज़ें तो होती हैं, लेकिन वो हम इंसानों की तरह इन चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। ऊपर से हम इंसानों में से कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर मास्टरी हासिल कर लेते हैं कि वो सिर्फ अपने मुंह से ही किसी भी तरीके की आवाज़ को जनरेट कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे के आवाज़ को या फिर उसके बात करने के तरीके को डिक्टो कॉपी कर सकते हैं, जिन्हें कि हम मिमिक्री आर्टिस्ट भी कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारी बॉडी बहुत सारे मसल से मिलके बना हुआ है, जिनमें से कुछ कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत हार्ड भी होते हैं। लेकिन इन सब में एक कॉमन बात यह है कि ये सारे के सारे बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी का जो सबसे फ्लेक्सिबल मसल है वो कौन सा है? चलिए मैं बता देता हूँ। दरअसल हमारे बॉडी का सबसे फ्लेक्सिबल मसल होता है हमारी टंग, यानी हमारा ज़ुबान।
और हमारी ज़ुबान की और भी कई सारे खासियत हैं। जैसे कि ये जो हमारा ज़ुबान होता है, ये अलग-अलग तरीके के टोटल 8 तरह के मसल को मिलके बना हुआ है। और अगर साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ज़ुबान हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा ज़ुबान हमारे बॉडी का ऐसा एक लौता मसल है जो कि हमारे बॉडी के स्केलेटन के किसी भी सपोर्ट के बिना खुद अकेले अपने दम पे ही काम करता है। क्योंकि देखा जाए तो हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स होते हैं, उन्हें काम करने के लिए हमारे बॉडी का जो स्केलेटन होता है उसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बोन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर हमारा ज़ुबान ऐसा एक लौता मसल है जो कि बिना किसी बोन सपोर्ट के भी अपना काम बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे ज़ुबान में किसी भी स्वाद को टेस्ट करने के लिए जो सेंसर मौजूद होता है उसे टेस्ट रिसेप्टर्स कहते हैं। और हमारे ज़ुबान में करीबन 5000 से लेकर 10,000 तक के टेस्ट बड्स मौजूद हो सकते हैं, जो कि मेनली 5 तरह के टेस्ट को ही सेंस कर सकता है। जैसे कि स्वीट हो गया, सावर हो गया, सॉल्टी हो गया, बिटरी हो गया। और इन चारों के अलावा भी एक और टेस्ट होता है जिसे कि उमामी कहते हैं। और हम जितने भी टेस्ट को एक्सपीरियंस करते हैं वो इन पाँचों तरह के टेस्ट के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। और ये जो टेस्ट बड्स होते हैं, इनमें से हर एक की लाइफ स्पैन तकरीबन 14 दिन की होती है। मतलब कि हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट बड नए वाले टेस्ट बड्स के साथ रिप्लेस हो जाता है। दोस्तों, जब कभी भी हमारे सामने हमारा फेवरेट फूड आता है तो हमारे मुंह में पानी ज़रूर आता है। और ये जो पानी होता है जिसे कि लार या सलाइवा कहते हैं, क्या इसके बारे में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता है? दरअसल हम कोई भी खाना खा रहे हो, उसके टेस्ट को सेंस करने के लिए ये जो लार होता है, ये जो सलाइवा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं वो किसी भी खाने से डायरेक्ट उसके टेस्ट को सेंस नहीं कर सकते। और हम जब कोई भी खाना खाते हैं तो वो हमारे मुंह में जाने के बाद हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं वो उस सलाइवा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके बाद ही हम उस खाने के टेस्ट को सेंस कर पाते हैं। मतलब कि अगर सलाइवा ना होते तो हम कभी भी किसी खाने के टेस्ट को कभी सेंस ही नहीं कर पाते। और हमारे फेवरेट फूड को देख के या फिर किसी भी खाने को देख के अगर हमारे मुंह में पानी आता है तो वो इसी वजह से आता है ताकि हम उस खाने के टेस्ट को और भी अच्छी तरह से सेंस कर पाएँ, उस खाने के टेस्ट को और भी एंजॉय करके खा पाएँ। और दोस्तों, एक एवरेज इंसान एक दिन में करीबन 1 लीटर तक का सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और इसी हिसाब से देखा जाए तो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इतना सलाइवा प्रोड्यूस कर सकता है जिससे कि 2 स्विमिंग पूल आराम से भरा जा सकता है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि ये जो हमारा हाइट होता है, ये दिन के बाकी टाइम के मुकाबले सुबह के टाइम पे जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो इसकी पीछे की वजह क्या हो सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वजह भी है। दरअसल दिन के ज़्यादातर टाइम जो होता है वो या तो हम खड़े रहते हैं या फिर हम बैठे रहते हैं। और ऐसी हालत में अर्थ का जो ग्रेविटी होता है वो हमारे बॉडी के ऊपर एक वर्टिकल प्रेशर क्रिएट करता रहता है। और हमारे बोन स्ट्रक्चर्स के जो जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स के बीच में एक सॉफ्ट कार्टिलेज होता है जो कि इसी वर्टिकल प्रेशर की वजह से दबता रहता है और सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से हर एक जॉइंट में जो दोनों बोन्स के बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और इन सारे जॉइंट्स को मिला के हमारे बॉडी का जो टोटल हाइट होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। और दिन के पूरे टाइम में ही ये हाइट हमारे बॉडी में मेंटेन रहता है। और वही जब हम रात को सो जाते हैं तो लेटे हुए होने की वजह से ग्रेविटी का जो वर्टिकल प्रेशर होता है वो हमारे बॉडी के ऊपर से रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के हर एक जॉइंट में जो कार्टिलेजेस होते हैं वो भी अपने शेप में वापस आ जाते हैं। और हर एक जॉइंट में दोनों बोन्स के बीच में जो गैप होता है वो भी फिर से बढ़ जाता है। और इन सारे जॉइंट्स को एक साथ मिला के हमारे बॉडी का जो टोटल हाइट होता है वो भी करीबन 1 सेंटीमीटर जितना ज़्यादा हो जाता है। और सुबह सुबह नींद से जागने के बाद भी कुछ देर के लिए हमारे बॉडी में वही हाइट मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से उसी टाइम के दौरान अगर हम अपनी हाइट को मेजर करते हैं तो हमारी हाइट दिन के बाकी टाइम के मुकाबले 1 सेंटीमीटर जितना ज़्यादा दिखता है। तो अब आप जान चुके होंगे कि दिन के बाकी टाइम के मुकाबले सुबह के टाइम पे हमारी बॉडी की हाइट थोड़ी ज़्यादा क्यों हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो ज़िंदगी भर हम सांस लेते ही रहते हैं और सांस लेने के दौरान काफ़ी मात्रा में हवा को इनहेल और एक्सहेल भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम एक्चुअल में कितनी अमाउंट की हवा को इनहेल करते हैं? मतलब कि हम जो हवा को खींचते हैं उसकी एक्चुअल वॉल्यूम कितना हो सकता है? तो दोस्तों, जब हम रिलैक्स होते हैं यानी पूरी तरीके से शांत होते हैं तो उस दौरान एक बार सांस लेने में हम करीबन 500 ml से लेकर 600 ml तक की हवा को इनहेल करते हैं। और वही अगर हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं या फिर कोई बहुत ही हार्ड फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस दौरान इसकी मात्रा और भी ज़्यादा हो सकती है। और हवा की इसी मात्रा को, यानी कि हम एक बार सांस लेने में जितनी हवा को इनहेल करते हैं, हवा की उस मात्रा को द टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है।
और यहीं पे एक एवरेज नॉर्मल इंसान 1 मिनट में करीबन 10 से 15 बार सांस लेता है। तो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक दिन में एक इंसान करीबन 11,000 लीटर हवा को इनहेल और एक्सहेल करता है। मतलब कि एक नॉर्मल इंसान अपने पूरे दिन में करीबन 11,000 लीटर हवा को यूज करता है उसके ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान। और यहीं पे दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो हमारे दोनों लंग्स होते हैं, इनमें से हमारा जो लेफ्ट वाला लंग होता है ये हमारे राइट वाले लंग से करीबन 10% छोटा होता है, क्योंकि उसी 10% हिस्से में हमारा हार्ट मौजूद होता है। और यहीं पे हमारे हार्ट के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारा हार्ट हमारे बॉडी का एक लौता ऐसा मसल है जो कि ज़िंदगी में कभी भी टायर्ड नहीं होता। मतलब कि वो नॉन स्टॉप ज़िंदगी भर बिना रुके काम करता रहता है। दोस्तों, कई बार हम रिलैक्स फील करने के लिए या फिर कभी कभी यूं ही हम अपने हाथों के फिंगर को ऐसे क्रैक करते हैं, और जिसके बाद हमें काफ़ी सेटिस्फाइंग सी एक पॉपिंग साउंड सुनाई देता है, और जिसके बाद हम काफ़ी रिलैक्स भी फील करते हैं। तो बात यह है कि क्या आपको पता है कि ये साउंड आखिर कैसे जनरेट होता है, यानी कि ये आवाज़ आखिर कैसे होता है, क्यों होता है। तो दोस्तों, आप में से कईयों को शायद मेरी तरह ही लगता होगा कि हमारे हाथों के ये जो बोन्स होते हैं ये आपस में कभी कभी इंटरलॉक हो जाते हैं, और जब हम ऐसे अपने हाथों की उंगलियों को स्ट्रेच करते हैं तो एक खटाक आवाज़ के साथ ये अपने अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं, और इसी वजह से हमें बहुत रिलैक्स भी फील होने लगता है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में ये बिल्कुल गलत है। दरअसल दोस्तों, हमारे हाथों के उंगलियों के ऐसे जॉइंट्स में एक सॉफ्ट कार्टिलेज कैप्सूल होता है, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे कि साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और इसी फ्लूइड के अंदर कई तरह के गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और ये गैस मॉलिक्यूल्स इसी साइनोवियल फ्लूइड के अंदर आपस में मिलकर धीरे धीरे एक बबल को क्रिएट करता है। और जब हम अपने हाथों के उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो उसी बबल के एक साइड में एक प्रेशर क्रिएट होता है और दूसरे साइड में प्रेशर रिलीज हो जाता है, और जिसकी वजह से वो बबल भी फूट के हमें एक पॉपिंग साउंड सुनाई देता है। यानी दोस्तों, एक्चुअल में हम जब फिंगर क्रैक करते हैं तो इसी बबल के फूटने की आवाज़ को हम सुन पाते हैं, और एक बार फूटने के बाद ये गैस मॉलिक्यूल वापस उसी फ्लूइड में मिक्स हो जाता है, जिसे वापस से एक बबल बनने में करीबन 15 से 20 मिनट की टाइम लगता है। और इसी वजह से एक बार एक फिंगर को क्रैक करने के बाद तुरंत ही उसी फिंगर को हम दूसरी बार क्रैक नहीं कर सकते। उसके लिए हमें 10 से 20 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है। दोस्तों, हम इंसानों को जीने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, जिसके बिना हमारा सर्वाइवल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिनमें से सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना एक नॉर्मल एवरेज इंसान 4 से लेकर 6 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद नंबर आता है पानी का, क्योंकि बिना पानी के एक नॉर्मल इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। और उसके बाद नंबर आता है फूड का। एक नॉर्मल इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बिना खाना खाए 30 से 40 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन 3 चीज़ों के अलावा भी एक और चीज़ है जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारी नींद, हमारी स्लीप। क्योंकि एक नॉर्मल एवरेज इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन तक ही बिना सोए रह सकता है, लेकिन वही कोई इंसान अगर लगातार कई दिनों तक बिना सोए रहने की कोशिश करता है तो पहले के 1-2 दिन तो वो आराम से गुजार लेगा, लेकिन 3-4 दिन बाद उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि वो पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, हरदम गुस्से में रहने लगेगा, और उसके बाद भी अगर वो बिना सोए रहता है तो 5-6 दिन बाद उसे हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो जाएगा। वो ऐसी ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर देगा, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनना शुरू कर देगा जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसके बाद भी अगर वो बिना सोए रहने की कोशिश करेगा या फिर बिना सोए रहेगा तो उसका मेंटल कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होता रहेगा, जो कि दिन ब दिन बद से बदतर होता जाएगा। और ऐसे ही कंटिन्यू अगर उसकी तबीयत बिगड़ती रही तो कुछ दिन बाद उसकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो हम जो खाना खाते हैं वो हमारे गले के अंदर से ही हमारे बॉडी में एंटर होता है, और हम जो सांस लेते हैं वो हवा भी हमारे गले के अंदर से ही हमारे बॉडी में एंटर होता है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो दोनों काम है ये आप एक साथ कभी नहीं कर सकते। मतलब कि आप जब खाने को निगल रहे हो तो उस वक्त पे आप सांस नहीं ले सकते, और जब आप सांस ले रहे हो तो उस वक्त पे आप खाने को निगल नहीं सकते। मतलब कि जब हम खाना खा रहे हैं तो जब हम खाने को निगलते हैं उस टाइम पे हम अपनी सांस को रोक के रखते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पे हम खाने को निगल नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए हमारे गले में एक बहुत ही स्मार्ट मैकेनिज्म मौजूद होता है जो कि इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रिसाइसली कंट्रोल करता है, जो कि मेक श्योर करता है कि हमारे गले में जो एयर पाथ होता है जहाँ से हवा हमारे लंग्स के अंदर पहुँचता है वो उसमें किसी भी तरीके का कोई सॉलिड सब्सटेंस या फिर कोई लिक्विड सब्सटेंस ना पहुँच पाए। क्योंकि अगर हमारे पेट में खाने के बदले अगर हवा पहुँचता है तो उससे हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे लंग्स में हवा के बदले अगर कोई खाना पहुँच जाता है तो फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
दोस्तों हमारे किडनी में एक तरीके का एक फिल्टरिंग यूनिट मौजूद होता है जिन्हें कि नेफ्रॉन्स कहा जाता है, और ये नेफ्रॉन्स हमारे बॉडी के पूरे ब्लड को ही 45 मिनट्स के अंदर ही फिल्टर कर देते हैं। और इसी फिल्टरेशन प्रोसेस के दौरान हमारी किडनी एक दिन में ब्लड से करीबन 2 लीटर जितना यूरिन को जनरेट कर लेता है। और क्या आपको पता है कि आपके बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसका 8% सिर्फ आपका ब्लड है। मतलब कि अगर आपकी वजन 70 kg है तो आपके बॉडी में करीबन 5.6 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में हम इंसान ही हैं जो कि ब्लश कर सकते हैं, मतलब कि शर्मा सकते हैं। और साथ साथ ही हमारे फेशियल में एक ऐसा फीचर मौजूद है जो कि सिर्फ हम इंसानों के पास ही है। मतलब कि ये फीचर दुनिया में और किसी भी स्पीशीज़ के पास नहीं है, किसी भी एनिमल के पास नहीं है। मतलब कि हमारे चेहरे में जो ये वाला हिस्सा होता है जिसे कि चिन कहते हैं, ये दुनिया में और किसी भी एनिमल के पास नहीं होता, किसी भी स्पीशीज़ के पास नहीं होता। ये सिर्फ हम इंसानों के पास ही है। मतलब कि ये जो चिन है ये सिर्फ हम इंसानों के चेहरे का ही स्पेशल फीचर है, ये और दुनिया में किसी भी एनिमल के पास नहीं है। दोस्तों आप एक ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन को तो देखा ही होगा, अगर डायरेक्टली नहीं देखा होगा तो पिक्चर में तो देखा ही होगा कि हमारे बॉडी के कहाँ कहाँ पे कौन सा बोन मौजूद है, हमारे उसका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है। आपने हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनका भी पिक्चर्स में देखा होगा कि बिना स्किन के हमारी बॉडी कैसी दिखती है सिर्फ मसल में। लेकिन क्या आपने कभी हमारे बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको देखा है, उनकी पोजीशन देखा है? मतलब कि बिना स्केलेटन के, बिना मसल्स के, बिना स्किन के हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे सिचुएटेड होते हैं। तो आप इस इमेज में देख सकते हो जिनमें कि हमारे बॉडी के सिर्फ ब्लड वेसल्स को दिखाया गया है। आप इस इमेज में देख सकते हो कि हमारे बॉडी में कितने छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, कितने टाइनी टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं। और इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आपको पता है कि ये जो हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं, अगर इन सबको एक साथ एक लाइन में जोड़ दिया जाए तो ये करीबन 1,60,000 किलोमीटर तक लॉन्ग हो सकती हैं। और अर्थ का जो सर्कमफेरेंस होता है, मतलब कि अर्थ का जो एक चक्कर होता है वो करीबन 40,000 किलोमीटर की होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन सबको एक साथ मिला लिया जाए तो वो हमारे अर्थ के करीबन 4 चक्कर लगा सकते हैं। और अगर चांद की बात की जाए जिसकी सर्कमफेरेंस करीबन 11,000 किलोमीटर की होती है, तो उस हिसाब से हम अपने ब्लड वेसल से चांद के करीबन 14 चक्कर लगा सकते हैं। और दोस्तों यहीं पे अगर आप सिर्फ चल के अर्थ का एक चक्कर लगाना चाहते हो और दिन में अगर आप 12 घंटे चलते हो तो इस हिसाब से आपको 690 दिन लगेंगे अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने में। और दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जो स्वेट पोर्स होते हैं, मतलब कि ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से कि पसीना बाहर आता है, ये तो बहुत सारे होते हैं हमारे बॉडी में। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक्चुअल में कितने सारे हो सकते हैं? तो दोस्तों हमारे बॉडी में करीबन 25 लाख स्वेट पोर्स मौजूद होते हैं जिनमें से कि पसीना निकाल के हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को भी मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें, और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए